हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जाइए गूगल प्ले स्टोर से एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में इस वीडियो की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्विज सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए हैं कुलदीप सिंह। निम्न में से किस देश को 1000 झीलों का झील कहा जाता है, देश कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। दोनों ही क्वेश्चन काफी अच्छे थे। दोनों के बारे में काफी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, भारत में आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को। 18 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 18 मार्च के दिन ही भारत की सबसे पुरानी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी कोलकाता में, वो स्थापित हुई थी। ठीक है, उसका संचालन शुरू हुआ था, उत्पादन उससे शुरू हुआ था 18 मार्च 1802 ईस्वी से। तो इसी वजह से इस दिन को आयुध निर्माण दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दोस्तों एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहां पर गन, वेपन्स ये सब वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोलकाता के कोसीपुर में जो है ये भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है। अच्छा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भारत का जो है ये दुनिया का 37वां सबसे बड़ा है, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा है और भारत में सबसे बड़ा रक्षा उपकरण निर्माता है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को दोस्तों भारत के चौथे रक्षा बल के रूप में जाना जाता है और सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में जाना जाता है। सशस्त्र बलों के पीछे की सेना का क्या मतलब हुआ कि आगे तो हमारी सेना फाइट करती है, लेकिन पीछे से जो ऑर्डिनेंस उसको सप्लाई करता है वो तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही सप्लाई करता है। तो यानी अगर ये मजबूत रहेगा तो समझ लीजिए पीछे की सेना मजबूत है। तो इसी वजह से इसे सशस्त्र बलों की पीछे की सेना के रूप में जाना जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना दोस्तों हुई थी 1775 में। हेडक्वार्टर है आयुध भवन कोलकाता में। महानिदेशक और अध्यक्ष हैं CS विश्वकर्मा। कौन है? CS विश्वकर्मा। अभी कल मैंने दोस्तों आपको मार्च महीने के अभी तक के सभी इंपॉर्टेंट डेज का रिवीजन कराया हुआ था। आज आप लोग की बारी है। कमेंट कीजिए, बताइए मार्च मंथ में अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनमें से आपको कितना याद है। जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ? तो दोस्तों शामिल हो गया है इटली। इटली भी अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। अभी हाल ही में भारत के साथ इसने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों, इसके बारे में बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ। भारत के द्वारा ही ये शुरू किया गया था, एक गठबंधन है। 2015 में क्लाइमेट एक्शन पर दोस्तों एक समिट चल रही थी पेरिस फ्रांस में। तो वहाँ पर भारत और फ्रांस की ये संयुक्त पहल के रूप में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल के बारे में सबसे पहले शुरुआत की है और 2015 से ही इसकी स्थापना हुई। तो स्थापना हुई दोस्तों पेरिस में और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया गुरुग्राम हरियाणा को। अध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं अजय माथुर जी। अच्छा, इसमें अब टोटल सदस्य देश हो गए हैं 122। अभी तक 121 थे, इटली भी शामिल हो गया, 122 देश हो गए। अच्छा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा है, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, मैक्सिमम सदस्य इसके कर्क और मकर रेखा के बीच के हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं इन्हीं के बीच में तो सबसे ज़्यादा पड़ती हैं। आप लोग देखेंगे पृथ्वी के ग्लोब में दोस्तों, तो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो कर्क रेखा है और नीचे जो मकर रेखा है, इसी को तो उष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। ठीक है, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसके ऊपर जो है वो है शीतोष्ण कटिबंध, फिर होता है शीत कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो 122 सदस्य देशों में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो इन्हीं के बीच में हैं, कर्क और मकर की रेखा के बीच में। तो इन देशों पर सूरज की रोशनी क्योंकि डायरेक्टली पड़ती है, सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी मिल सकती है। इस वजह से इन देशों को इकट्ठा करके एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया, जिससे सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके। ठीक है, इसको यूज में लाया जा सके। अब देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अभी हाल ही में इसके लिए एक
सोलर बैंक भी लॉन्च करने की घोषणा की है कि वर्ल्ड सोलर बैंक भी वो लॉन्च करेगा बहुत ही जल्द। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों सिंगापुर में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म सिंगापुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, सिंगापुर ने इस ऊर्जा संयंत्र को समुद्र तटों में और जो जलाशय हैं छोटे मोटे, वहां पर जो झीलें हैं वहां पर स्थापित करेगा। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर फार्म होगा ये। अच्छा, अभी आपको याद आ रहा होगा, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश के रीवा में दोस्तों 600 मेगावाट क्षमता का 600 मेगावाट क्षमता का भी सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो भारत का सबसे बड़ा है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा है। ठीक है, सिंगापुर में जो बन रहा है। सिंगापुर आया है, सिंगापुर से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट रिवाइज हो सकते हैं? तो सिंगापुर ने दोस्तों अभी सिंगापुर डॉलर की 10,000 की जो मुद्रा थी, नोट थी, उसकी छपाई बंद करने की घोषणा की है। तो 10,000 की सिंगापुर डॉलर की जो करेंसी थी उसकी छपाई बंद कर दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों सिंगापुर अभी एक रैंकिंग आई थी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021, उसमें टॉप पर रहा था। ठीक है, सिंगापुर नंबर 1 पर रहा था, न्यूजीलैंड सेकंड पर रहा था, जिसमें भारत को 121वां स्थान मिला था। क्लियर? मैप में दिखाते हैं आपको सिंगापुर है कहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग आएंगे थाईलैंड की तरफ दोस्तों, तो थाईलैंड के नीचे आपको मिल जाएगा इधर कंबोडिया, इधर मलेशिया, यहाँ से आते हुए इंडोनेशिया के पास में आपको मिलेगा सिंगापुर। ठीक है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है, ये है सिंगापुर। ये इतनी कंट्री जो है, इतनी दूर में ये है सिंगापुर। क्लियर? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होती है, यहाँ की करेंसी हुई सिंगापुर डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ली सियंग युंग। कौन है? ली सियंग युंग है यहाँ के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में किसने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने, या कहें जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने, क्योंकि अभी वहां पर दोस्तों कोई चीफ मिनिस्टर तो नियुक्त हुआ नहीं है, अभी वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का ही चल रहा है शासन। तो अभी हाल ही में जेवीसी रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी मिल गई है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर ये 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा, 850 मेगावाट का। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी जेकेएसपीडीसी, इनके बीच हुआ है समझौता। अब इसमें दोस्तों एनएचपीसी जो है ये 51% की हिस्सेदारी रखेगा और जेकेएसपीडीसी जो है ये बाकी के 49% की हिस्सेदारी रखेगा इस प्रोजेक्ट में। तो रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। क्लियर? अगला देखते हैं। हाल ही में किसने डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक लॉन्च की? तो अभी हाल ही में स्वाति पांडे और आर्किडा मुखर्जी ने लॉन्च किया है दोस्तों डॉन अंडर डोम नाम की पुस्तक। इस बुक में बेसिकली बताया गया है कि मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग का इतिहास क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है। अगला देखते हैं। हाल ही में कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS ने किस रेंज की मिसाइल का पहला बैच जारी किया है? तो अभी हाल ही में KRAS ने दोस्तों मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का एक पहला बैच जारी किया है। देखिए दोस्तों, KRAS यानी कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, इन दोनों ने मिल करके ये पहला बैच जारी किया है MRSAM मिसाइल का। ठीक है, और ये भी घोषणा की गई है कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया को 1000 से ज़्यादा MRSAM यानी मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर मिसाइल को इसकी किट को प्रोवाइड करेगा KRAS यानी कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम। क्लियर? अगला देखते हैं। नीदरलैंड के दोबारा प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो नीदरलैंड के एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मार्क रूटे। अभी आपको याद होगा दोस्तों, 1-2 महीने पहले ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? वहां पर एक टैक्स स्कैंडल में इनकी पार्टी का नाम आया था सामने। ठीक है, तो इसके बाद से इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया था। फिर से वहां पर चुनाव कराए गए और एक बार फिर से इनकी पार्टी ने जीत दर्ज की है और मार्क रूटे एक बार फिर से बन गए हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। अगला देखते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी?
तो तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं समिया सुलुहु। कौन? समिया सुलुहु, जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये हैं अब तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति समिया सुलुहु हसन। अभी दोस्तों 2 दिन पहले ही वहाँ के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का निधन हो गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जॉन मगुफुली का निधन हुआ है, वो तंजानिया के प्रेसिडेंट पद पर नियुक्त थे। ठीक है, तो उनकी जगह पर अब आई हैं ये सामिया सुलुहु हसन। क्लियर? तंजानिया कहाँ पर है, चलिए देखते हैं इसको भी वर्ल्ड मैप में। तो फिर से यहाँ पर हम लोग इंडिया के पास से चलेंगे दोस्तों, यहाँ से आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ, अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे केन्या के पास में, केन्या इधर है, इधर युगांडा है, इधर है तंजानिया। ये बड़ी सी कंट्री है तंजानिया। ठीक है, बड़ी सी कंट्री है तंजानिया। रवांडा, बुरुंडी, ठीक है, इधर विक्टोरिया लेक। तो इसके बाद ये है तंजानिया। राजधानी होती है डोडोमा। क्या होती है? डोडोमा होती है यहाँ की कैपिटल। और तंजानिया की करेंसी क्या है? तंजानियन सिलिंग। क्या? तंजानियन सिलिंग होती है यहाँ की करेंसी। अगला देखते हैं, चोरों और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला पहला देश कौन बना? तो वो बन गया है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। यूके अब क्या करेगा कि जो चोर और अपराधी जेल से छूट करके बाहर आएंगे तो उनको जीपीएस टैग पहना दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे उनको ट्रैक किया जा सकेगा आसानी से। इससे 2 और फायदे होंगे। पहला तो ये कि आने वाले टाइम पर धीरे धीरे वहाँ पर क्राइम रेट धीरे धीरे कम होता जाएगा। दूसरा ये कि अगर क्राइम होता भी है तो अपराधियों को जल्दी से ट्रैक करके पकड़ा जा सकेगा। ठीक है, तो ब्रिटेन का ही कहना है कि अब जीपीएस टैग से पुलिस अपराधियों पर नज़र रख सकेगी हमेशा। जीपीएस का क्या मतलब होता है? जीपीएस यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ठीक है, तो जीपीएस कहाँ का है? जीपीएस है दोस्तों अमेरिका का। चलिए अब यूनाइटेड किंगडम को भी देखते हैं वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते ही मैंने आपको बताया था आपकी पहली नज़र जानी चाहिए इटली पर, इस पूंछ वाले देश पर। इसके बाद आपकी दूसरी नज़र पड़ेगी इधर यूनाइटेड किंगडम पर। इन दोनों कंट्रीज को बेस मानकर ही आप लोग यूरोपियन कॉन्टिनेंट याद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें दोस्तों ध्यान से देखना है आपको, यूनाइटेड किंगडम जो है इसके अंतर्गत दोस्तों ये इंग्लैंड भी आता है, इसके अंतर्गत स्कॉटलैंड भी आता है और नॉर्थ आयरलैंड आता है। ये आयरलैंड कंट्री है। आयरलैंड का इतना सा जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये है नॉर्थ आयरलैंड। तो अगर ये तीनों देश मिल जाते हैं तब होता है यूनाइटेड किंगडम। वहीं पर दोस्तों, और यहाँ पर वेल्स भी है, वेल्स भी इसमें शामिल होता है। और वहीं पर दोस्तों केवल और केवल अगर बात किया जाए स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स की, तो ये तीनों कंट्री मिलकर बनाती हैं ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स होता है, लेकिन अगर नॉर्थ आयरलैंड भी जोड़ दिया जाए तब वो हो जाता है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो ये रूल पूरे के पूरे यूके में लागू किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद थे जिनका निधन हो गया है। ठीक है, ये कब से कब तक थे? ये 1988 से 1989 के बीच में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर रहे। इससे पहले ये उप प्रधानमंत्री भी थे और 2001 से 2006 में ये कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री भी रहे बांग्लादेश में। ठीक है, तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी होती है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा होती है टका, वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी कौन बने? तो वो बन गए हैं हस्मुतुल्लाह शहीदी। हस्मुतुल्लाह शहीदी ने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया हुआ है और दोहरा शतक बनाने वाले ये पहले अफगानिस्तान के क्रिकेटर बन गए हैं। अभी यूएई की राजधानी अबू धाबी में आयोजित हो रहा था जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच, दोनों के बीच में मैच, तो उसी में इन्होंने दोहरा शतक अपना बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बहुत ही फेमस एक खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के, राशिद खान। राशिद खान, ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आज मार्च मंथ की इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है। मार्च मंथ की फुल डिटेल वीडियो 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक का पार्ट 1, जैसा कि प्रत्येक महीने लॉन्च किया जाता है।
तो ये वीडियो अभी आपको 8:30 बजे मिल जाएगी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। मार्च मंथ की मंथली करंट अफेयर की वीडियो, आज मैराथन की जगह पर मार्च मंथ की वीडियो आएगी, ठीक है। तो आप लोग आज देखिए, फिर संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, संडे को मैराथन की वीडियो नहीं आएगी, केवल डेली करंट अफेयर आएगा। फिर मंडे से हम लोग आगे फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला, IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर करेक्टली करिएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख भी सकते हो। अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। MZT ऐप पर क्विज जरूर सॉल्व कर लिया करो, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन जो होता है वो डिटेल में आपको दिया जाता है, तो वहाँ से बहुत अच्छे से आप रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। MZT एजुकेशन के नाम से है टेलीग्राम चैनल। उस चैनल पर दोस्तों आपको हर प्रकार की PDF फाइल प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है तो सबसे पहले आपको वहीं पर बताया जाता है। तो टेलीग्राम पर जाइए, MZT एजुकेशन सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, वीडियो को इतना देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।